हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हरीश और आज के इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के फार्मूला सेट को देखेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको लगभग 5 से 10 मिनट्स के बीच में आपको मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की फार्मूलाज को रिवाइज करवा दूँगा। ये वीडियो दो लोगों के लिए है। पहले वो जो उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ चुके हैं, उस चैप्टर के क्वेश्चन लगा चुके हैं, PYQs लगा चुके हैं और वो एज अ फार्मूला को रिवाइज करने के मकसद से यहाँ पे आए हैं, वो इन वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरे वो जो इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं और सवाल लगाने वाले हैं और उनको एक टाइम आप उनको फार्मूला रिवाइज करना है, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। सो शुरू करते हैं वीडियो को। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले आप पढ़ते हो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में डिफरेंट मॉडल्स के बारे में, लेकिन जो पहला फार्मूला आप पढ़ते हो वो होता है एनर्जी का, प्लैंक कांस्टेंट के साथ रिलेशन। सो देखिए, सो एनर्जी आपकी होती है एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। यहाँ पे जो h है ये आपका प्लैंक कांस्टेंट है, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है ना भाई। जूल सेकंड इसकी यूनिट होती है, जूल सेकंड। और c आपका स्पीड ऑफ लाइट है। अब इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए भाई, 8-9 में याद करवाई जाती है इसकी वैल्यू। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लैम्डा है आपका वो है आपकी वेवलेंथ। वेवलेंथ इसको लैम्डा से हम लोग डिनोट करते हैं। और आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का और स्पीड का एक रिलेशन पढ़ते हो, वो होता है v = f लैम्डा। अब ये कहाँ से आया आपने ये देखो, ये देखते हैं कहाँ से आया। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होता है 1/टाइम के। सो यहाँ से 1/t है, इसको हम लोग लिख सकते हैं df। ये देखो ये 1/t है ना, तो यहाँ पे f हो जाएगा ऊपर में। तो यहाँ से ये रिलेशन आता है। यहाँ पे भी आपकी स्पीड है। अगर आपको लाइट की फ्रीक्वेंसी पूछी है तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी वेलोसिटी में, और बाकी फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पूछी है तो उनकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको स्पीड दी होगी। लैम्डा आपका वही वेवलेंथ है। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये फ्रीक्वेंसी है। अब इसके बाद जब आप चैप्टर में आगे बढ़ते हो तो आप डिफरेंट मॉडल्स पढ़ते हो, है ना, रुदरफोर्ड मॉडल, देन डेल्टन्स मॉडल। लेकिन ये सब में कोई ऐसे फॉर्मूलेज नहीं है स्पेसिफिक, इसमें आपकी थ्योरीज ही है मेनली और उसी से क्वेश्चन बनते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूलेज रिवाइज कराऊंगा, थ्योरीज नहीं। सो अब आगे बढ़ते हैं बोहर में। बोहर में फॉर्मूलेज है। जो बोहर था उसने हमें 3 फॉर्मूलेज दिए, रेडियस का, एनर्जी का और एक स्पीड का, वेलोसिटी कह लो। उसने बोला कि सपोज ये एक न्यूक्लियस है और ये उसका ऑर्बिट है और ये दूसरा ऑर्बिट है। मैं समझा नहीं रहा हूँ, मैं बस एक एलोबरेट कर रहा हूँ हल्का सा, ताकि मुझे फॉर्मूलेज बताना है। ये समझाने वाला वीडियो नहीं है ना भाई। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे में इलेक्ट्रॉन है। सो बोहर ने हमें फॉर्मूला दिया टू फाइंड द रेडियस। यहाँ से रेडियस कितना होगा, इस ऑर्बिट से न्यूक्लियस का रेडियस कितना होगा, है ना। इसको r1 बोल देते हैं, इसको r2 बोल देते हैं। सो बोहर ने ये इसका फॉर्मूला दिया हमको। दूसरा फॉर्मूला बोहर ने हमें दिया कि एनर्जी फाइंड आउट करना। इस ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी। ये दूसरा फॉर्मूला था। और तीसरा फॉर्मूला था बोहर का, वो था स्पीड फाइंड आउट करना। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो किस स्पीड से घूमेगा, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो किस स्पीड से घूमेगा। ये 3 फॉर्मूलेज हमें बोहर ने दिए। और बोहर का एक और फॉर्मूला है जो बोहर का सेकेंड लॉ भी है। बोहर ने बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है NH/2/k। सेकेंड लॉ ऑफ बोहर, है ना। लॉ नहीं बोलेंगे इसको, पोस्टुलेट बोलेंगे। बोहर ने आइडिया पुट फॉरवर्ड किया। लॉ and हो जाता है कि एकदम हो ही गया, यही है बस। पोस्टुलेट मतलब होता है कि ऐसा आइडिया हो सकता है, आइडिया होता है पोस्टुलेट में। सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोहर, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला तो बोलता है कि स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है, वो सब आप थ्योरीज है, वो आप पढ़ना। सेकेंड पोस्टुलेट में फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बोहर ने बोला एंगुलर मोमेंटम होता है MVR।
होता है एन एच बाय 2 पाई के इक्वल। ठीक है, जो एन है आपका, वही रेडियस, एम आपका जो है होता है मास, बी आपका स्पीड, एन आपका ऑर्बिट नंबर, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये एच आपका यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट। सो ये सेकंड फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं रेडियस का। रेडियस का फॉर्मूला बोहर ने क्या लिया, तो रेडियस का फॉर्मूला था 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड, और ये वैल्यू आ रही है आपकी एंगस्ट्रॉम में। अब यहाँ पे रिलेशन बता देता हूँ, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, एन स्क्वायर बाय जेड, जो एन है वो आपका ऑर्बिट नंबर, जेड जो है आपका वो है एटॉमिक नंबर। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है। और बोहर ने एक और बात कही कि ओनली एप्लीकेबल टू एच लाइक स्पीशीज। ये जो बोहर की 3 फॉर्मूले से, ये खाली हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पे एप्लीकेबल होते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम एक, दूसरा हीलियम का आयन है ना जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन लाइक एटम स्पीशी मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, हीलियम का आयन, लिथियम का आयन +2 वाला है ना, और ये हीलियम का +1 वाला, और हाइड्रोजन का एटम, इन तीनों में आपके एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उन्हीं में ये फॉर्मूला से एप्लीकेबल हो गए, और मोस्ट केसेस में आपको हाइड्रोजन का एटम ही देता है। अब आगे देखते हैं, आगे आपका एनर्जी का फॉर्मूला आता है, बोहर ने लिया। बोहर ने एनर्जी का क्या फॉर्मूला बताया, -13.6, एनर्जी बाइंडेड है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, जेड आपका एटॉमिक नंबर, एन आपका ऑर्बिट नंबर, ये आपकी एनर्जी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो वो वैल्यू आती है -2.18 इंटू 10⁻⁻80 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये रेयरली क्वेश्चन आता है ना, लेकिन मॉड्यूल्स में आपको इसके क्वेश्चन मिलेंगे जूल में निकालने वाले, लेकिन मोस्ट केसेस में आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी पूछती है। यहाँ पे मैं रिलेशन लिख देता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो गया एनर्जी का फॉर्मूला। अब इसके बाद आता है आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो वो भी इसी के जैसा ही है। वेलोसिटी है होती है आपकी 2.18 इंटू 10⁻6 जेड बाय एन। जेड आपका एटॉमिक नंबर, एन आपका कहाँ गया ऑर्बिट नंबर। सो ये एनर्जी आपकी आएगी मीटर पर सेकंड में। सो ये सॉरी एनर्जी नहीं, वेलोसिटी आपकी आएगी मीटर पर सेकंड में। सो यहाँ से आप निकाल सकते हो, अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना है, हाइड्रोजन एटम की स्पीड निकालनी है फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, सो उसका आंसर आ जाएगा आपका n1, ये z की वैल्यू 1 रखोगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, n फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना है, सो वहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी एनर्जी की। सो ये 3 फॉर्मूलेस थे जो बोहर ने दिए, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के मेजरली क्वेश्चन होते हैं वो इसी फॉर्मूले से होते हैं। सो मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ इसको। अब इसके बाद जो है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से हटके उसमें आ जाते हैं। अरे भाई मिट नहीं ना, मिट नहीं रही। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से उठ के हम लोग आ जाते हैं उसमें, क्या नाम है यार, रिडबर्ग का ये सब फॉर्मूलेज नहीं। अब मैं वो फॉर्मूलेज आपको बताऊंगा। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है n3 से 2 में, 2 से 1 में ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, और एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, तो इस वजह से हमें कलर्स दिखते हैं। तो उस कलर्स को लेकर के स्पेक्ट्रल सीरीज बनाई गई, वो थी लैमर बामर पार्शन ब्रैकेट टीफन। तो मैं उसको ऐसे डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि आप चैप्टर पढ़ चुके हो, क्योंकि वही वीडियो देखेंगे। ये लैमर बी, फिर बामर बी, पार्शन ब्रैकेट टीफन हम्फ्री। हम्फ्री तक की जरूरत नहीं पड़ती, 5 तक याद रखो। लैमर बामर पार्शन ब्रैकेट टीफन। लैमन का n1, इसका n2,
इसका n3, इसका n4, इसका n5। मतलब जो लाइमन सीरीज होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में हो वो 1 में आके गिरता है, और उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वो लाइमन सीरीज उसको हम लोग बोलते हैं। अगर 2 में आके गिरता है, 1 में नहीं 2 में आके गिरता है, तो उसको बोलेंगे बाद में 3 में पार्शियल, 4 में ब्रैकेट, 5 में प्रीफंड, और 1 में आके गिरता है तो उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होती है लाइट में, वो एनर्जी आपकी होती है यूवी रीजन की। यूवी बार्नर में होती है विजिबल रीजन की, विजिबल लाइट। ये 2019 का क्वेश्चन है। और इसमें इंफ्रारेड, IR, तीनों में। इसको आपको याद रखना है, ये लाइट का ऑर्डर, लेमन में ये, बार्नर में ये, ब्रैकेट में ये, पार्शियल में ये, प्रीफंड में ये। अब इसके बाद आता है वेव नंबर का क्वेश्चन। वेव नंबर मतलब 1/λ को वेव नंबर बोलते हैं, ठीक है। सो वो होता है इक्वल रिडबर्ग कांस्टेंट RH Z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये आपका आएगा यहाँ पे वेव नंबर की वैल्यू। जनरली आपसे वेव नंबर नहीं पूछता, आपसे लैम्डा पूछता है। RH आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 10 टू द पावर अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स होती है, और सेंटीमीटर में ये 10 टू द पावर 5 हो जाती है। और एक और याद रखो कि 1/RH की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम होती है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। कैसे? क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन में तुम्हें लैम्डा पूछा होता है इस फॉर्मूले से। अब लैम्डा यहाँ 1/λ है और ये RH है, तो यहाँ पे जितना भी कैलकुलेशन करोगे RH को ऐसे रखना, लैम्डा निकालना है तो लैम्डा को ऊपर भेजोगे तो RH 1/RH हो जाएगा, और 1/RH का लगभग 912 एंगस्ट्रॉम आप लिख सकते हो, तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है। इसलिए इसको याद रखना। एक ये फॉर्मूला होता है, और आपको एनर्जी ऑर्डर याद करवाता हूँ उसका। m = 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 13.6 होती है एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, माइनस में। फिर हो जाती है 3.4 सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में हो जाती है 1.51। ये याद करना है भाई, इससे क्वेश्चन जल्दी होंगे तुम्हारे, नीट का पेपर दे रहे हो तुम। फिर होती है 0.85, ये माइनस लगा लेना तुम, 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना 0.54 तो तक तुम्हें याद होना चाहिए। इसके बाद 6 का क्या होता है, आई गेस जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 0.37 है, आई एम नॉट श्योर, 37 मुझे याद आ रहा है, लेकिन मोस्टली तुम्हें यहाँ तक याद होना चाहिए। आप इसको निकाल देना। तो ये एनर्जी का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। और इस चैप्टर में आप पढ़ोगे आगे ये वैल्यूज, एन की वैल्यू, ये वैल्यू आपको पुट करके यहाँ से आंसर आना चाहिए आपका। और इसके बाद फिर आते हैं हम लोग ड्यूअल नेचर वाले में, जो था डी ब्रोगली में। सो डी ब्रोगली में आते हैं। डी ब्रोगली ने क्या बोला, जो वेवलेंथ होती है वो h/p के बराबर होती है। p आपका मोमेंटम होता है, ठीक है। और मोमेंटम को हम लोग मास टाइम्स प्रोडक्ट वेलोसिटी लिख सकते हैं, और मोमेंटम को हम लोग √2m काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। ये कहाँ से आ गया भाई √2m काइनेटिक एनर्जी? अरे ये फॉर्मूला तुम लोग फिजिक्स में पढ़ते हो ना कि काइनेटिक एनर्जी को तुम लिख सकते हो p²/2m। तो यहाँ 2m इधर गया, सो ke2m, और p² उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, सो √2m काइनेटिक एनर्जी। और फिजिक्स में क्लास 12 में तुम लोग पढ़ोगे काइनेटिक एनर्जी को हम लोग चार्ज टाइम पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी h/√2m, और काइनेटिक एनर्जी को चार्ज टाइम्स पोटेंशियल डिफरेंस। ये वेलोसिटी नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस लिख देता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये है आपका चार्ज।
ये है आपका मास, ये आपका वेलोसिटी। ठीक है, ये डी ब्रॉगली ने बोला। डी ब्रॉगली से सवाल बस इतना ही आता है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में। रुकना मत प्लीज प्लीज प्लीज, रुकना मत प्लीज, ये मरने की कगार पे ये मर। सो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि पोजीशन में एरर डॉट मोमेंटम में एरर वो ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई होता है। मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोजीशन में एरर डॉट मास इनटू वेलोसिटी में एरर, क्योंकि मास तो उतना ही होगा इलेक्ट्रॉन का। अगर हमें निकालना है ये पोजीशन में एरर, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो हमें पता है उतना ही, लेकिन उसकी वेलोसिटी में हो सकता है एरर आ जाए। तो इसलिए मास टाइम्स चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज हो सकता है, वेलोसिटी में एरर आ सकता है, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। एंड फॉर इजी कैलकुलेशन आपको ये पता है कि h कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। सो इन सब का जो वैल्यू अगर हम लोग निकाल लें तो वो भी कांस्टेंट ही होगा। सवालों को सॉल्व करने में आसानियत होगी हमें। अगर हमें पोजीशन में एरर पूछा है, हम लोग इसको नीचे रखेंगे, प्लैंक कांस्टेंट को लिखेंगे, पाई लिखेंगे, उसके बाद मास लिखेंगे, वेलोसिटी। उससे अच्छा हम लोग h/4 पाई की वैल्यू याद कर लेते हैं और इसको नीचे लाकर डिवाइड कर देंगे तो आसान होगा। तो यहाँ से h/4 पाई की मैं आपको वैल्यू बताता हूँ, वो लगभग होती है 0.527 इंटू 10⁻⁻34। ये ऐसे याद रख सकते हो कि प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होती है 10⁻⁻34। यहाँ पे 0.527 ऐसा कुछ होता है। इसको आप 0.53 भी लिख सकते हो, अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हो ना। सो ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में। और इसके बाद इस चैप्टर में आप क्या पढ़ते हो, सो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी हो गया आपका, डी ब्रॉगली हो गया, और इस चैप्टर में क्या पढ़ते हो आप भाई साहब, हाइजेनबर्ग हो गया आपका, डी ब्रॉगली हो गया, ये मास √2 हो गया, और आई थिंक मैंने सभी कुछ करा दिया जितना भी इम्पोर्टेंट यही है, मेजर सवाल इसी से आते हैं। और तो कुछ नहीं लग रहा मेरे को यहाँ पे पढ़ाने वाला। डी ब्रॉगली हो गया, और क्वांटम नंबर्स की जानकारी भी इसी चैप्टर में देते हैं। हाँ, कई जगह में पीरियोडिक टेबल में भी क्वांटम नंबर्स पढ़ाते हैं, तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। एन आपका होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, Qn से क्वांटम नंबर। एल आपका होता है अज़ूमिथल क्वांटम नंबर। एम आपका होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक और होता है ना, एस आपका होता है स्पिन क्वांटम नंबर। एल की जो वैल्यू होती है वो वो 0 से n-1 तक जाती है। मतलब अगर आपका सेकेंड ऑर्बिट है तो जो L की वैल्यू होगी उसमें 0 to n-1, मतलब 2-1, मतलब 0 से 1 तक L की वैल्यू होगी। और M की वैल्यू आपकी होती है -L to +L इंक्लूडिंग 0। मतलब लेट से आपकी L की वैल्यू आ गई 0 से 1, आपकी L की वैल्यू है 0,1। एक एग्जांपल दूंगा मेरे को। और S आपका होता है +½ और -½ अब एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपका n जो है वो 2 है, तो L आपका 0 से वो n-1 हो जाएगा, मतलब 0 और 1 होगा, 2-1 1। m आपका -L to +L, तो अगर मैं 0 को कंसिडर करूँ तो m 0 ही हो जाएगा। फिर एक m की वैल्यू 0 होगी, और दूसरी 1 वाले की क्या होगी, -L to +L। सो -1 0 और +1 ये वैल्यू होगी। अब L से हम लोग ऑर्बिटल्स का पता लगाते हैं। अगर L की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 0 है तो S ऑर्बिटल होगा, 1 है तो P होगा, 2 है तो D होगा, 3 है तो F होगा, SPDF ऑर्बिटल। सो ये थी पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की समरी। आई होप मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर अप कर लिया है। मुझे और तो कुछ याद नहीं आ रहा किस चैप्टर में है
जो है यही है, इसी से क्वेश्चन आते हैं मेजरली। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और भी मैं चैप्टर की समरी निकालने वाला हूँ। सो आपको अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए भाई चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।